तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारा दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्लांट ब्रीडिंग एंड टिश्यू कल्चर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हमारे टॉपिक का नाम प्लांट ब्रीडिंग और दूसरा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आज ही प्लांट्स के अंदर में टिश्यू कल्चर। अब ये जो दोनों टॉपिक्स हैं ये पहले जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें एक अलग से चैप्टर हुआ करता था 12th क्लास की एनसीईआरटी में, स्ट्रेटजीज़ फॉर फूड एनहेंसमेंट, यानी कि जो फूड प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, उस चैप्टर के अंदर में सारी डिटेल्स उसमें हम पढ़ते थे। उस चैप्टर के अंदर में दो पार्ट्स होते थे। पहला पार्ट जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, डेयरी इंडस्ट्री हो गए, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की स्ट्रेटजीज़, और दूसरा जो हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड या प्लांट बेस्ड प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो अलग अलग पढ़ी जाती थी। लेकिन अभी वो चैप्टर हटा दिया गया है और ये दोनों टॉपिक्स अलग से एनसीईआरटी ने बायोटेक में जोड़ दिए हैं। तो हम यही दोनों टॉपिक्स को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। प्लांट ब्रीडिंग और टिश्यू कल्चर की क्या ज़रूरत है, क्या ये प्रोसेस होते हैं, क्या इनके बेनिफिट्स हैं, वो सब पढ़ने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए जिसका नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन। क्योंकि ये सारी चीज़ें इसी से जुड़ी हुई हैं। तो पहले हम देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, उसको इंक्रीज़ किया गया है मल्टीपल टाइम से, या फिर मल्टीपल फोल्ड्स उसके अंदर में इंक्रीज़ देखने को मिला है। ग्रीन रेवोल्यूशन आया था अराउंड 1960s में, ये स्टार्ट हुआ था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो स्टार्टिंग टाइम है वो क्या है, 1960s, और 1980s तक लगभग ये चला था। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ क्या था, प्लांट बेस्ड प्रोडक्शन जो है, प्लांट बेस्ड क्रॉप प्रोडक्शन जो था वो ट्रिपल हो गया था या 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया था पहले के मुकाबले। जो ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले प्लांट प्रोडक्शन हो रहा था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रहा था, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद वो बढ़ करके ट्रिपल हो गया, 3x हो गया। अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन को जो स्टार्ट करने का क्रेडिट है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर जिनको बोला जाता है, उनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। इनको ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर भी बोला जाता है क्योंकि इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले इफेक्ट में आया था। अगर इंडिया की बात करें तो जो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन था उसके फाउंडर कौन है या उसके फादर कौन है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके फाउंडर माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। इन MS स्वामीनाथन के बारे में एक पेज डेडिकेटेड है एनसीईआरटी में, जब आपका माइक्रोब्स वाला चैप्टर स्टार्ट होता है उससे पहले, और इनके बारे में बहुत सारा डाटा वहाँ पर दिया हुआ है, सारा ही आपको पढ़ना है। वहीं पर नॉर्मन बोरलॉग और ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में भी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आपको ये तीनों चीज़ें सब कुछ पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ये तो हमने बता दिया कि ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, क्या हुआ था और किसने स्टार्ट किया था। भाई ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर में जो क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा है इतना ज़्यादा, उसके लिए क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, कुछ चीज़ रिस्पॉन्सिबल होगी। साइंटिस्ट ने कुछ मेथड डेवलप किया होगा जिन मेथड्स की वजह से ये प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ इतना ज़्यादा। तो यहाँ पे हमें उन्हीं मेथड्स के बारे में बात करनी है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन 3 मेजर रीजंस की वजह से आया था। उसमें सबसे पहली रीज़न है क्रॉप इम्प्रूवमेंट्स। क्रॉप इम्प्रूवमेंट का मतलब है जो हमारे पास में पहले से क्रॉप वैरायटीज़ प्रेजेंट हैं, साइंटिस्ट्स ने उनके अंदर इम्प्रूव किया और नई वैरायटीज़, इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ को प्रोड्यूस किया। और जब फार्मर्स ने इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ को यूज़ करके एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया तो प्रोडक्शन ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो गया। जो दूसरा रीज़न था वो बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस।
जो एग्रीकल्चर में मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं उनके अंदर में बेटरमेंट आया, उनके अंदर में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। जैसे इरिगेशन फैसिलिटी हो गई, हार्वेस्टिंग मशीन्स वगैरह का यूज़ करने की वजह से जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ हुआ। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो तीसरा रीज़न है वो है एग्रोकेमिकल्स। एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले केमिकल्स को ही बोला जाता है एग्रोकेमिकल्स। इसमें मेजर केमिकल्स आते हैं फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स। इन सब के बारे में आपने आइडिया होगा ही। फर्टिलाइज़र सॉइल की क्वालिटी, जो सॉइल के अंदर में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको इंक्रीज़ करता है, तो प्लांट्स के लिए जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं आसपास सॉइल में वो इंक्रीज़ होंगे। पेस्टिसाइड क्या करता है भाई? पेस्टिसाइड जो पेस्ट्स होते हैं जो हमारे क्रॉप को अफेक्ट करते हैं, हार्म करते हैं, उनको किल करना। और वीडीसाइड ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उनको बोलते हैं वीड्स। तो हम पेस्टिसाइड और वीडीसाइड की मदद से अनवांटेड या तो पेस्टिसाइड या तो वीड को रिमूव कर सकते हैं और फर्टिलाइज़र की मदद से सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। अब ये जो एग्रोकेमिकल्स हैं ये आपने अच्छे से पढ़ भी लिया है पहले ही। जब आप माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हम देखते हैं तो हमने बताया है कि एग्रोकेमिकल्स भले से क्रॉप इम्प्रूवमेंट करते हैं बट एक लॉन्ग रन में इनका नुकसान भी होता है, और इसी वजह से आज के टाइम पर हम इनका ऑल्टरनेटिव जो बायोलॉजिकल मेथड्स हैं, बायो कंट्रोल मेथड, बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो हमने बातें कर ली हैं जितना यहाँ पे करनी थी। जो एग्रीकल्चर में मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं ये भी आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड को लेकर के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस टाइम पर जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पढ़ने के लिए वो है क्रॉप इम्प्रूवमेंट। अब क्रॉप इम्प्रूवमेंट कैसे की जाती है, क्या क्या मेथड्स हैं, क्या टेक्निक्स है जिसकी मदद से हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जो पहले से अवेलेबल क्रॉप है उनके अंदर में नई वैरायटीज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बेटर वैरायटीज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो समझते हैं। तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट का ये है, ये ले लिया। तो जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट है वो 3 मेथड्स से करी जा सकती है। सबसे पहला है प्लांट ब्रीडिंग करके। जो दूसरा मेथड है वो है टिश्यू कल्चर मेथड से। और जो थर्ड है वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वैरायटीज बनाना। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज बनाना ये तीसरा तरीका है। प्लांट ब्रीडिंग सबसे पुराना तरीका है इसलिए इसको कन्वेंशनल तरीका भी बोला जाता है। सो प्लांट ब्रीडिंग कन्वेंशनल तरीका है, जबकि टिश्यू कल्चर और आरडीटी मॉडर्न तरीके हैं। उसमें भी आरडीटी सबसे लेटेस्ट तरीका है इसका। इस चैप्टर में हम प्लांट ब्रीडिंग देखने वाले हैं और टिश्यू कल्चर, यही दोनों हमें यहाँ पर प्रॉपरली स्टडी करने हैं। स्टार्ट करते हैं प्लांट ब्रीडिंग से। ब्रीडिंग का मतलब होता है जब हम आर्टिफिशियली कोई नई वैरायटी प्रोड्यूस करते हैं थ्रू सेलेक्टेड रिप्रोडक्शन। तो हम डिज़ायर्ड पेरेंट प्लांट्स लेंगे जो हमें चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसा प्लांट है जिसके पास में कुछ डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ हैं और दूसरा कोई पेरेंट हमने चूज़ कर लिया जिसके पास में भी दूसरी तरह की डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ हैं। उन दोनों की क्वालिटीज़ को मिक्स करके हमें नई वैरायटी बनानी है, तो इसी को बोला जाता है प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं बिटवीन डिजायर्ड एंड सेलेक्टेड पेरेंट्स। तो जिन पेरेंट्स को हमने पहले से सेलेक्ट किया है, और पेरेंट्स को कैसे सेलेक्ट किया है, उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे, कौन से कैरेक्टर्स हमें डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स हैं जो हमें नई वैरायटी में चाहिए। तो जिनके पास में भी डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं उन्हीं को हमने एज अ पेरेंट सेलेक्ट करा है। एक बार इनके बीच में
हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो फिर हमारे पास में नई वैरायटी मतलब नए प्रोजेनी मिलते हैं, और उन्हीं प्रोजेनी को हम क्या डेवलप करने वाले हैं, न्यू वैरायटीज। तो हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन डिजायर्ड पेरेंट्स एंड selection among hybrid progenies, जो भी प्रोजेनी हाइब्रिड बनेंगे उनके अंदर सिलेक्शन करेंगे, और जब ये कंटिन्यूअसली हम जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये चीज़ें करते हैं तो अल्टीमेटली क्या बनती हैं, न्यू वेराइटीज़। और इसी को बोला जाता है, इसी पूरे मेथड को प्लांट ब्रीडिंग। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं अभी। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक प्लांट है, जिसको हमने पेरेंट 1 की तरह सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे एक दूसरा प्लांट है जिसके अंदर में कुछ डिजायरेबल क्वालिटीज़ हैं दूसरी, जिसको हमने सेलेक्ट किया है एज अ पेरेंट सेकंड। तो ये दो पेरेंट्स, इनके बीच में हो सकता है कोई भी डिजायर्ड क्वालिटी, हो सकता है कि इसके अंदर में इसका हाइट अच्छा है, दूसरे वाले का प्रोडक्शन अच्छा है, वो जो जितना भी होता है वो प्रोड्यूस अच्छा करता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ हो सकती हैं जिन क्वालिटीज़ को हमें मिक्स करना है, नई वैरायटी बनानी है। इनके बीच में हम करवाते हैं हाइब्रिडाइजेशन या फिर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, और इनसे बनाते हैं प्रोजेनी। जो प्रोजेनी बनी है इसको हाइब्रिड भी बोला जाता है, बिकॉज ये हाइब्रिडाइजेशन से बनी है। अब इन हाइब्रिड जो प्रोजेनी बनी है, बहुत सारी हाइब्रिड प्रोजेनीज होंगी। हर प्रोजेनी के अंदर में तो दोनों पेरेंट के जो डिजायरेबल क्वालिटीज़ हैं वो आएंगी नहीं, किसी में किसी एक की आ सकती है, हो सकता है किसी दूसरे में दूसरे पेरेंट की आई, बट सारी की सारी पहले वाले पेरेंट की डिजायरेबल क्वालिटीज़ उसके अंदर में नहीं गई हैं। तो अब हमें जो हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं इनमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा उन प्रोजेनीज को जिनके अंदर में एक्चुअली जो डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ हैं, जो कैरेक्टर्स हैं पेरेंट्स के, बेनिफिशियल कैरेक्टर्स वो गए हैं जिनके अंदर में। तो प्रोजेनी का क्या किया जाता है, सिलेक्शन। जिन प्रोजेनी में डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं उन्हीं को आगे कंटिन्यू कराया जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में, बाकियों को नहीं कराया जाएगा। सेम काम हम जनरेशन आफ्टर जनरेशन करवाएंगे। इससे क्या होगा, कुछ जनरेशन्स के बाद में एक न्यू वैरायटी प्रोड्यूस हो जाएगी। जो क्रॉप प्लांट है उसकी नई वैरायटी हमें मिल जाएगी। ये जो नई वैरायटी है इसके अंदर में इस वाले के डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स और इस वाले पेरेंट दोनों के डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स इसके अंदर में प्रेजेंट रहेंगे। तो इसी को बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग मेथड, और प्लांट ब्रीडिंग मेथड से इस तरह से हम नई वैरायटीज प्रोड्यूस करते हैं। अब ये नई वैरायटीज जो हम बनाते हैं तो इनमें किन किन कैरेक्टर्स को हम जर्नली इम्प्रूव करते हैं। ऐसे तो मैंने बताया था कि बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम ब्रीडिंग के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं, बट फार्मर्स के नज़रिए से अगर देखा जाए या फिर अगर हम बात करें ह्यूमंस के नज़रिए से अगर देखा जाए तो हमें क्या कैरेक्टर्स ऐसे जर्नली हम देखते हैं जिनको हम इम्प्रूव करना चाहेंगे, या प्लांट ब्रीडिंग के करवाने का क्या रीज़न होता है फॉर क्रॉप प्लांट्स। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं रीजंस फॉर प्लांट ब्रीडिंग। जो जर्नल चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी होती है वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। सबसे पहला डिज़ायरेबल कैरेक्टर होता है पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़। ऐसी वैरायटीज़ डेवलप करना जो कि क्या हो, पेस्ट से रेजिस्टेंट हो। अगर वो पेस्ट से खुद ही रेजिस्टेंट होंगी तो उनको पेस्ट हार्म कम कर पाएगा।
इसकी वजह से जो हम एडिशनल आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड, उसका भी कम खर्चा उसमें जाएगा। सेकेंड है डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट वैरायटीज। डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट वैरायटीज। तीसरा होता है स्ट्रेस टॉलरेंट वैरायटीज। ऐसी वैरायटीज जो स्ट्रेस कंडीशंस को, स्ट्रेसफुल कंडीशन को ज़्यादा अच्छे से टॉलरेट कर पाते हैं, स्ट्रेस टॉलरेंट वैरायटीज। स्ट्रेस कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है? स्ट्रेस कंडीशन हो सकती हैं ड्रॉट कंडीशन, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। तो ये सारी कंडीशंस जो यूजुअल कंडीशन में या फिर नेचर में ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग सीजन, ड्यूरिंग एग्रीकल्चर करने के दौरान जो ये सारी सिचुएशंस प्रोडक्शन को कम कर सकती हैं। तो अगर प्लांट वैरायटीज स्ट्रेस टॉलरेंट होंगी तो उनका प्रोडक्शन कम, लॉस जो होगा ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन वो कम से कम होगा। और लास्ट आता है बायोफोर्टिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए। जो क्रॉप वैरायटीज़ हैं, अगर हम उनके अंदर में न्यूट्रिएंट क्वालिटी और न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट को बढ़ा दें, तो न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट और क्वालिटी को किसी क्रॉप में इम्प्रूव कर दिया जाए, इसी प्रोसेस को बुलाया जाता है बायोफोर्टिफिकेशन। तो इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड या फिर क्रॉप प्लांट, इसी को बुलाया जाता है बायोफोर्टिफिकेशन। बहुत सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी को, क्वांटिटी को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे हम क्रॉप के अंदर में प्रोटीन कंटेंट को बढ़ा सकते हैं, फैट की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी को चेक कर सकते हैं, विटामिन्स अलग अलग टाइप के, जो भी स्पेसिफिक विटामिन मान लीजिए हमें उसके अंदर इम्प्रूव करना है तो वो इम्प्रूव किया जा सकता है, उसकी क्वांटिटी इम्प्रूव की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और भी चीज़ें जो हमारे क्रॉप से हमें मिलती हैं एज अ फूड के फॉर्म में, तो उनकी क्वालिटी को, उनकी क्वांटिटी को हम उसके अंदर में इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे इसका सबसे कॉमन एक एग्जाम्पल है गोल्डन राइस। तो इसका एक एग्जाम्पल भी बहुत फेमस है और ये कई बार आता भी है पेपर वगैरह में। एक क्रॉप वैरायटी है, राइस की क्रॉप वैरायटी है गोल्डन राइस, जो देखने में पीले कलर के राइस दिखाई पड़ते हैं। अब ये बायोफोर्टिफाइड राइस हैं, इनके अंदर में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की वैल्यू इंक्रीज की गई है आर्टिफिशियली। इनके अंदर में विटामिन ए का जो प्रिकर्सर होता है, जिसका नाम है बीटा कैरोटिनॉइड, ये लार्ज क्वांटिटी में इसमें प्रेजेंट होता है। और ये जो बीटा कैरोटीन है ये किस कलर का दिखाई पड़ता है? येलो। इसी वजह से ऐसा राइस येलो कलर का दिखाई पड़ता है और इसका नाम पड़ गया, इस वैरायटी का नाम ही पड़ गया गोल्डन राइस। एक्चुअल में ये है क्या? बायोफोर्टिफाइड राइस वैरायटी है ये, जिसके अंदर में जो विटामिन ए का प्रिकर्सर का क्वांटिटी है वो बढ़ा हुआ है। तो जब हम ये राइस खाएंगे तो विटामिन ए का प्रिकर्सर हमारी बॉडी में जाएगा और वो वहाँ जा करके विटामिन ए की क्वांटिटी को इम्प्रूव करेगा। तो ये हो गया क्या रीजन है फॉर प्लांट ब्रीडिंग, या प्लांट के अंदर में क्या क्या इम्प्रूव हम करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा एस्पेक्ट प्लांट ब्रीडिंग का, जो उसके डीमेरिट्स हैं। अगर प्लांट ब्रीडिंग इतना ही अच्छा टेक्निक है नई वैरायटीज़ इम्प्रूव करने का, या फिर वैरायटीज़ को, क्रॉप वैरायटीज़ को इम्प्रूव करने का, तो हमें टिश्यू कल्चर और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ती है?
तो कुछ तो लिमिटेशन रही होगी प्लांट ब्रीडिंग मेथड की। तो लिमिटेशन जो है वो है इसका लंबा प्रोसीजर। जो प्लांट ब्रीडिंग मेथड है इसके अंदर में कई सारे प्रोसीजर आते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बात कर ली है। अभी हम इसके स्टेप अलग से भी लिख लेंगे। वैसे अब स्टेप हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको पता होने चाहिए। तो जो प्लांट ब्रीडिंग है वो एक लंबा प्रोसेस है। उसके अंदर में कई साल लग जाते हैं एक नई वैरायटी को इंट्रोड्यूस करने में। बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स के थ्रू हमें फॉलो करना पड़ता है। क्या क्या स्टेप है? सबसे पहले तो हमें जर्म प्लाज्म स्क्रीनिंग करनी पड़ती है, यानी कि जो भी हमारी ओरिजिनल वैरायटी है क्रॉप की, उसके अंदर में उसके जीनोटाइप को स्टडी करना होता है। उसके जीनोटाइप में किस तरह के वेरिएशंस पहले से मौजूद हैं उनको पढ़ना होता है। फिर उनमें से दो डिफरेंट जो फीचर्स वाले, दो डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप वाले पेरेंट्स हैं उनको सेलेक्ट करना होता है। तो जब एक बार जर्म प्लाज्म को हम स्क्रीन कर लेंगे तो हमें पेरेंट्स का करना पड़ेगा सिलेक्शन। तो यहाँ पे पेरेंटल सिलेक्शन, किनको हम यहाँ पे पेरेंट बनाना चाहते हैं। एक बार पेरेंटल सिलेक्शन हो गया तो पेरेंट्स के बीच में करवाना होता है हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन सेलेक्टेड पेरेंट्स। एक बार सेलेक्टेड पेरेंट्स के बीच में जब हमने हाइब्रिडाइजेशन करवा लिया तो हमें क्या मिलेंगे? हाइब्रिड प्रोजेनी। अब ये हाइब्रिड प्रोजेनी को सबसे पहले हमें इवैल्यूएशन या फिर टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि इन हाइब्रिड प्रोजेनी के अंदर में एक्चुअल में जो हमारे पेरेंट्स के डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स पहुंच गए हैं या फिर यहाँ पे अभी तक वो कैरेक्टर्स नहीं पहुंचे हैं। तो इसके लिए हमें हाइब्रिड प्रोजेनी का एनालिसिस करना पड़ेगा, इसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। जब इतना सारा काम खत्म हो जाता है उसके बाद जाकर के हमें न्यू वैरायटी प्लांट एक मिलती है। अब ये जो सारे स्टेप्स हैं, अगर हम इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने का टाइम देखें तो एक नई वैरायटी बनाने के लिए आपको कम से कम 10 से 15 साल का समय लग जाएगा सिर्फ एक नई वैरायटी इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब इतना लंबा टाइम स्पैन अगर एक एक वैरायटी को इम्प्रूव करने में लगाया जाए तो जो डिमांड है क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने की, बिकॉज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हो रही है इतनी तेज़ी से, उसकी डिमांड कभी भी पूरी नहीं की जा सकती सिर्फ और सिर्फ प्लांट ब्रीडिंग मेथड को यूज़ करके या फिर जो कन्वेंशनल क्रॉप इम्प्रूवमेंट मेथड्स हैं उनको यूज़ करके। तो इसीलिए हम नए मेथड्स को भी एनालाइज करते हैं। नए मेथड्स के ऊपर में आज के टाइम पर हम फॉलो करते हैं जिनका नाम है टिश्यू कल्चर। तो जो सेकंड मेथड है क्रॉप इम्प्रूवमेंट का वो क्या है? टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर क्या होता है, कैसे करते हैं, वो अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं। देखो, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है। कल्चर का मतलब होता है किसी चीज को आर्टिफिशियली या किसी सेल को, किसी टिश्यू को आर्टिफिशियली एक मीडिया के अंदर में, मीडिया यानी कि एक ऐसा सेटअप जिसके अंदर में सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाएं उस सेल की या फिर उस टिश्यू की। तो जब हम उसको मीडिया के अंदर में डाल देते हैं तो जो सेल है या फिर टिश्यू है वो डिवाइड करना स्टार्ट करता है, प्रोलिफरेट करना स्टार्ट करता है, ग्रो करना स्टार्ट करता है। और इसी जो हमारे सेल का और टिश्यू का प्रोलिफरेशन कल्चर मीडिया में किया जा रहा है, आर्टिफिशियल सेटिंग में किया जा रहा है, इसी को बुलाते हैं टिश्यू कल्चर। ग्रोथ एंड proliferation of a cell or tissue
दैट इज आइसोलेटेड, जिसको निकाला गया है फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म इन एन आर्टिफिशियल मीडियम। एक आर्टिफिशियल मीडियम में अगर हम एक सेल या फिर टिश्यू जो हमने किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया है उसको ग्रो कराते हैं, उसको डिवाइड कराते हैं, प्रोलीफरेट कराते हैं, तो इसी को बोला जाता है टिश्यू कल्चर। अब पहले तो बात हो जानी चाहिए ये मीडिया की, ये मीडिया क्या होता है। और उसके बाद ये जो हमने सेल और टिश्यू हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको प्लांट्स के रेस्पेक्ट में टिश्यू कल्चर और उनके बारे में जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं वो समझते हैं। ये जो सेल और टिश्यू का हम इस यूज करते हैं फॉर टिश्यू कल्चरिंग करने के लिए, जिनको हम कहाँ से आइसोलेट करते हैं, किसी प्लांट मटीरियल मतलब प्लांट से, तो इसी सेल या फिर टिश्यू को क्या बुलाया जाता है, एक्स प्लांट। तो जो टिश्यू कल्चर का स्टार्टिंग मटेरियल होता है इसी को बोलते हैं एक्स प्लांट। और इस एक्स प्लांट को उठा करके हमें डालना होता है आर्टिफिशियल मीडिया में। ये जो आर्टिफिशियल मीडिया है इसके अंदर में क्या क्या होना चाहिए, मैंने बताया था इसके अंदर में उस सेल या फिर टिश्यू को ग्रो करने के लिए सारी कंडीशंस होनी चाहिए। अगर प्लांट्स के रेस्पेक्ट में बात करें तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, प्लांट सेल को ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहला तो एक कार्बन सोर्स जैसे कि सुक्रोज हो सकता है जो कि कार्बन प्रोवाइड करे। इसके अलावा सारे विटामिन्स होने चाहिए जो उसको चाहिए। मिनरल्स होने चाहिए, आयंस होने चाहिए, जो मिनरल आयंस किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी सेल को डिवाइड करना या फिर उसके लिए चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए, वो होने चाहिए। इसके अलावा प्लांट रेगुलेटर्स, जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर प्लांट सेल को ग्रो कराने के लिए। उसमें भी दो इंपॉर्टेंट टाइप के जो हार्मोन्स हैं जिनको बोला जाता है ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है टिश्यू कल्चर में। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं, चाहे हम कार्बन सोर्स की बात करें, विटामिन्स की, मिनरल्स की, प्लांट रेगुलेटर्स की, हार्मोन्स की, जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने का काम करता है मीडिया। ये जो मीडिया है ये जर्नली 3 फॉर्म्स में देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि ये सॉल्यूशन की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में मिले। ज़्यादातर केस में आपको ये लिक्विड फॉर्म में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा जो मीडियम है वो सेमी सॉलिड फॉर्म का भी हो सकता है। और लास्ट होता है सॉलिड मीडिया। तो जो मीडिया है वो लिक्विड फेज, सेमी सॉलिड फेज या फिर सॉलिड फेज, तीनों में से किसी में भी हो सकता है। तो ये तो हमने बात कर ली मीडिया की। अब हम बात करते हैं ये जो एक्सप्लांट हमने चूज किया है ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाना चाहिए। प्लांट की बॉडी से कौन सा टिश्यू या कौन सा ऐसा सेल है जिसको हम मीडिया के अंदर में, कल्चर मीडियम के अंदर में ग्रो करा सकते हैं। क्या हर एक सेल को ग्रो करा सकते हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक सेल को ही ग्रो करा सकते हैं। क्योंकि हमें एक चीज़ मालूम है कि प्लांट बॉडी में जो सेल डिवीजन होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पेसिफिक टाइप के सेल में होता है जिसका नाम है मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेम ही सिर्फ सेल ले सकते हैं या फिर कोई और टिश्यू भी हम यूज कर सकते हैं। वो सारी चीजें अब हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर में जो प्लांट्स का एक्सप्लांट यूज किया जाता है, टिश्यू कल्चर में जो उनका पार्ट यूज किया जा सकता है वो कोई सा भी लिविंग सेल हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इसको हमें यहाँ पे लिखना चाहिए। चाहे वो कोई सा भी लिविंग सेल हो, कोई सा भी लिविंग टिश्यू हो, अगर वो प्लांट बॉडी में प्रेजेंट है तो उसको यूज़ करके हम
टिश्यू कल्चर में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भले से वो मेरिस्टेमेटिक सेल हो या फिर वो कोई परमानेंट सेल हो। परमानेंट सेल यानी कि जो ऐसे सेल जो डिवाइड करने की कैपेसिटी जिनके पास में नहीं होती है, जो आगे अब डिवाइड नहीं कर सकते। तो इन दोनों में से किसी भी टाइप का सेल और टिश्यू हम प्लांट का बॉडी का यूज कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों कैसे हो सकता है? जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें या एनिमल्स की बात करें, तो हमारी बॉडी में सिर्फ कुछ स्पेसिफिक टाइप के सेल को ही कल्चर किया जा सकता है, जिनको हम बोलते हैं स्टेम सेल्स। बाकी जो हमारे परमानेंट सेल्स हैं, अगर हम उनको जाकर के कल्चर करेंगे तो वो डिवाइड नहीं करते हैं। लेकिन प्लांट की बॉडी में मेरिस्टेम और परमानेंट दोनों सेल को यूज़ किया जा सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्लांट की बॉडी के पास, प्लांट्स के अंदर में दो ऐसे यूनिक फीचर्स होते हैं जो किसी भी एनिमल के पास नहीं होते हैं। तो क्या ऐसे फीचर्स हैं प्लांट्स के जो टिश्यू कल्चर में सबसे हेल्पफुल हैं? स्पेशल फीचर्स ऑफ प्लांट्स। इसमें दो फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करने के लिए। सबसे पहला है टोटिपोटेंसी। और जो दूसरा है वो है डी डिफरेंशिएशन। तो पहला टोटिपोटेंसी और दूसरा क्या है? डी डिफरेंशिएशन। अब ये दोनों प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और ये कैसे हेल्प करने वाली हैं टिश्यू कल्चर में, प्लांट टिश्यू कल्चर में पर्टिकुलरली, वो सारी चीजें हम देखते हैं। पहला लेते हैं टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी वो पोटेंशियल है किसी सेल का कि वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप कर दे। मान लीजिए यहाँ पे एक सेल है, एक सिंगल सेल, और इस सिंगल सेल के पास में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये ग्रो करके, डिवाइड करके पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सके। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बुलाया जाता है टोटिपोटेंसी। प्लांट्स में उनका हर एक सेल जो लिविंग है, चाहे वो मेरिस्टेमेटिक हो, परमानेंट हो, हर एक सेल, सिर्फ लिविंग सेल, हर एक प्लांट लिविंग सेल टोटिपोटेंसी कैपेबिलिटी शो करता है। सो टोटिपोटेंसी जो होती है प्लांट्स के अंदर में, वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एवरी लिविंग सेल। वहीं पे अगर हम एनिमल्स से इसको कंपेयर करने जाएं ना, तो हमारे पास में सिर्फ एक ही सेल होता है जो टोटिपोटेंट होता है। बाकी पूरी लाइफ साइकिल में कोई सा भी ऐसा सेल नहीं है जो टोटिपोटेंट है। एनिमल्स में सिर्फ और सिर्फ जाइगोट इकलौता ऐसा सेल होता है जो पूरा ऑर्गेनिज्म बना पाता है। उसी को बोलते हैं टोटिपोटेंसी, सिर्फ और सिर्फ जाइगोट के पास होती है। लेकिन प्लांट्स में ये कंडीशन यूनिक होती है। प्लांट्स का हर एक लिविंग सेल जो होता है, कोई सा भी लिविंग सेल आप प्लांट का मान लीजिए, हर एक लिविंग सेल के पास में टोटिपोटेंसी कंडीशन प्रेजेंट होती ही है। तो यानी कि प्लांट का कोई सा भी सेल ले सके और एक नया प्लांट, कंप्लीट प्लांट बनाया जा सकता है। तो ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है डी डिफरेंशिएशन। अब डी डिफरेंशिएशन हमने बहुत अच्छे से कवर करते हैं एनाटमी, जब हम पढ़ रहे होते हैं प्लांट एनाटमी। डी डिफरेंशिएशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पे परमानेंट सेल्स जो कि अपनी डिवीजन कैपेबिलिटी लूज कर चुके हैं, जो डिवाइड नहीं करते हैं नॉर्मल कंडीशन में, परमानेंट सेल्स वापस से मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएं या फिर अपनी डिवीजन कैपेबिलिटी रीगेन कर लें और डिवाइड करना स्टार्ट कर दें। तो इसी कन्वर्जन को बुलाया जाता है डी डिफरेंशिएशन। प्लांट्स का कोई भी लिविंग सेल जो होता है उसको एप्रोप्रिएट कंडीशंस दे करके, हार्मोनल
हार्मोन्स की मदद से हम वापस से डिवाइड करवाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लांट का कोई भी सेल डिवाइड कर सकता है क्योंकि वो डी डिफरेंशिएट हो सकता है, कोई भी परमानेंट सेल यानी कि, और कोई सा भी प्लांट का जो लिविंग सेल है वो कंप्लीट प्लांट बॉडी बनाने में कैपेबल है। अब हम इसको कैसे यूज करने वाले हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में वो समझिए। मान लीजिए हमारे पास एक प्लांट है, ये इतना बड़ा, ये इसकी रूट है और ऊपर हमने इसकी शूट बना दी है जिसमें ये पत्ते जोड़ देते हैं। अब हमें मालूम है कि प्लांट्स के पास में एक स्पेसिफिक टिश्यू होता है उसके सबसे ऊपर वाले रीजन में और सबसे एपेक्स वाले रीजन में, जिनको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जिनके पास में डिवीजन कैपेबिलिटी नॉर्मल होती है। तो हम इनको तो यूज कर ही सकते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में और उसकी मदद से हम नया प्लांट बना लेंगे। लेकिन ये जो मान लीजिए यहाँ पे लीफ का सेल है, एक परमानेंट सेल जो डिवाइड नहीं करता है, जिसका नाम है मीजोफिल सेल। अब मीजोफिल सेल एक डिफरेंशिएटेड सेल है, मैच्योर सेल है, डिवाइड तो करेगा नहीं। लेकिन इस नॉन डिवाइडिंग सेल को हम अप्रोप्रिएट कंडीशंस दे के इसको भी मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी डिवाइड करना स्टार्ट करवा सकते हैं, बिकॉज इस वाले मीजोफिल सेल में क्या प्रेजेंट है, डी डिफरेंशिएशन की कैपेबिलिटी। और डी डिफरेंशिएशन की कैपेबिलिटी जहाँ पे भी होती है वो सेल वापस से डिवीजन कैपेबिलिटी रिगेन करने में कैपेबल होता है। अब जैसे ही हमने इन दोनों की डिवीजन कैपेबिलिटी रिगेन हो ही चुकी है, दोनों डिवाइड कर सकते हैं, इन दोनों को ही अगर हम डाल दें कहाँ पे, कल्चर मीडिया में, तो एक कल्चर मीडिया बना लेते हैं। यहाँ पे हम मीडिया, ये हमने सॉल्यूशन डाल दिया, लिक्विड मीडिया, और इस लिक्विड मीडिया में ये जो टाइप सेल है उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। ये जो सेल है ये स्टार्ट करेगा डिवाइड करना और डिवाइड करके बना देगा एक सेल्यूलर मास, एक अनडिफरेंशिएटेड गुच्छा बना देगा सेल्स का। कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होने की वजह से बहुत सारे सेल्स इसमें बन जाएंगे और ये सारे सेल्स एक गुच्छे की फॉर्म में प्रेजेंट हैं, अनडिफरेंशिएटेड हैं, और इस क्लस्टर को बुलाते हैं कैलस। कैलस क्या है, मास है या फिर गुच्छा है ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में मीडिया में कैलस बन चुका है, लेकिन इस कैलस से हमें नया प्लांट बनाना है। अब कैलस से नया प्लांट कैसे बनाया जाएगा, बिकॉज कैलस के सारे सेल्स तो कैसे हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। कैलस तो सिर्फ एक गुच्छा है सेल्स का और सारे के सारे सेल्स अनडिफरेंशिएटेड हैं। तो अब यहाँ पे करा जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस, हार्मोन के कॉम्बिनेशंस को चेंज करके कैलस में अब हम ऑर्गन्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे या फिर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स इंड्यूस करवाएंगे। इसमें रूट सिस्टम इंड्यूस करवाएंगे, इसमें शूट सिस्टम इंड्यूस करवाया जाएगा। तो यहाँ पे हम एक पेज ऐड करते हैं पहले। ये कल्चर मीडिया है और जो ये कैलस है, इस कैलस को दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए कैलस है। अब इस कैलस में हमें शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम दोनों इंड्यूस करवाने हैं। कैलस में क्या इंड्यूस करवाना है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। इसी प्रोसेस को जहां पे हम एक कैलस से कैलस के अंदर में शूट और रूट को इंडक्शन करवाते हैं, इसी को बोलते हैं
ऑर्गेनोजेनेसिस, डिफरेंट स्ट्रक्चर या डिफरेंट ऑर्गन्स को इंट्रोड्यूस करवाना। ऑर्गेनोजेनेसिस में पहले हमें रूट करवाना, इंड्यूस करवाना होता है, पहले रूटिंग, और रूटिंग के बाद में शूटिंग, यानी कि शूट इंट्रोडक्शन। तो पहले रूट और शूट यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनोजेनेसिस करवाने के लिए दो हार्मोन्स का अलग अलग रेशियो ज़रूरत होता है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ये आपको पता भी होगा, ऑक्सिन जब हम ज़्यादा लेते हैं कंपेयर टू साइटोकाइनिन तो रूट इंड्यूस होती है, सबसे पहले हमें रूट ही इंड्यूस करनी होती है। और जब साइटोकाइनिन कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है और ऑक्सिन कम होता है तो फिर हमारा शूट इंड्यूस होता है इसके अंदर। जब इसमें रूट और शूट इंड्यूस हो जाती है एक बार तो ये बन गया अब प्लांटलेट, यानी कि प्लांट यहां से प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब इस प्लांटलेट से हमको नया प्लांट बनाना है और उस प्लांट को सॉइल में जाकर के इंट्रोड्यूस करना है। लेकिन डायरेक्टली इस प्लांटलेट को हम सॉइल में जाकर के नहीं रख सकते। इसका एक रीज़न है कि अभी तक हमने इस प्लांट को, जब से ये एक सिंगल सेल से कैलस बना, कैलस से एक प्लांटलेट बना, इस तीनों ही स्टेज से जब तक ये गुजर रहा है, अभी तक इसको हम कंप्लीटली आइडियल कंडीशन प्रोवाइड किए हुए हैं। ये जो कल्चर मीडिया है इसके अंदर में सारी की सारी कंडीशंस कैसी हैं? आइडियल। कोई भी प्लांट को ग्रो करने के लिए आइडियल कंडीशन हमने यहाँ पे दे रखी हैं। सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, वाटर है, आयंस है, मिनरल्स है, विटामिन्स है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि जब ये एक बार नेचर में सॉइल में जा कर के इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो सॉइल में भी सारी कंडीशंस हमेशा आइडियल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कभी भी इस प्लांटलेट को डायरेक्टली सॉइल में जा कर के नहीं लगाया जाता। पहले हमें इस प्लांटलेट को उठा करके लैब के अंदर जो गमले होते हैं छोटे छोटे, उनकी सॉइल में लगाना होता है। तो ये जो प्लांटलेट है पहले हम इसको कहाँ ग्रो करेंगे? लैब की सॉइल में। और इस लैब की सॉइल में इसको जो नेचुरल कंडीशन है उसको मिमिक करके प्रोवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे मीडिया में तो इसको सारी की सारी आइडियल कंडीशन मिली हुई थी, लेकिन जब हम एक बार इसको लैब में टेस्टिंग के लिए ले जाएंगे तो यहाँ पे अब हम इसको आइडियल कंडीशन ना दे करके जो नेचुरल कंडीशन जैसी कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा, ये धीरे धीरे एक्लिमेटाइज हो जाएगा सॉइल के एनवायरनमेंट के हिसाब से, सॉइल में जो अनफेवरेबल वेरिएशंस आ सकते हैं उसके हिसाब से। इसी स्टेप को बुलाया जाता है हार्डनिंग। हम इसको हार्ड बना रहे हैं टू फेस द नेचर में जाकर के, सॉइल में जाकर के जितने भी चैलेंजेस आने वाले हैं वहाँ पे, तो इसको बोलते हैं हार्डनिंग। एक बार हार्डनिंग होने के बाद इसको हमें सॉइल में जाकर के लगा देते हैं तो एक्चुअल में जाकर के ये प्लांट बना देता है। तो ये हो गया पूरा टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर। अब प्लांट टिश्यू कल्चर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं, वो हमें समझना है। तो सबसे पहला फ़ायदा है प्लांट टिश्यू कल्चर का, वो है माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है? किसी एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स बनाना एक छोटे टाइम ड्यूरेशन के अंदर, उसी को बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ हंड्रेड्स या फिर थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स इन अ शॉर्ट टाइम। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ तो हमने एक सेल की बात की है, एक कैलस की बात की है। इसी तरह से हम बहुत सारे सेल्स को लेकर के बहुत सारे प्लांट्स एक साथ डेवलप कर सकते हैं, उसी को बुलाया जाता है माइक्रो प्रोपेगेशन। तो माइक्रो प्रोपेगेशन करवाने में, बहुत सारे प्लांट्स एक साथ प्रोड्यूस करने में टिश्यू कल्चर यूजफुल है। दूसरा होते हैं सोमा क्लोन्स प्रोड्यूस करने के लिए। जितने भी नए प्लांट्स बने हैं, मान लीजिए हमने टिश्यू कल्चर की मदद से, ये प्लांट है, इसके टिश्यू कल्चर से बहुत सारे प्लांट बना दिए, ये प्लांट बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया।
तो जितने भी नए प्लांट्स बने हैं एक्चुअल में ये जो प्रीवियस प्लांट है उसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बन रहे हैं। एक तरह से हम टिश्यू कल्चर को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, बिकॉज एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स आप बना रहे हैं। तो ये सारे जो प्लांट्स हैं ये कैसे बन रहे हैं? एसेक्सुअली। हमें कुछ सेल यहाँ से चाहिए और वो सेल सिंपल माइटोसिस से डिवाइड करता है और माइटोसिस से डिवाइड करके नया प्लांट बना देता है। तो ऐसे प्लांट्स, ये जो नए प्लांट्स बने हैं ये बिल्कुल कॉपीज होते हैं पेरेंट प्लांट की। और जो भी हमारे पास में एकदम एग्जैक्ट कॉपी बनती है पेरेंट की, उनको बुलाया जाता है, ऐसे बच्चों को बुलाया जाता है क्लोन्स। ठीक है, तो इन्हीं बच्चों को जो टिश्यू कल्चर से बने हैं नए प्लांट्स, इनको क्या बुलाया जाता है? सोमा क्लोन्स। सोमा क्लोन्स किस लिए? बिकॉज ये माइटोसिस से बने हैं। माइटोसिस डिवीजन होता है ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर, तो माइटोसिस डिवीजन में तो कोई वेरिएशन इंट्रोड्यूस होता नहीं है। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो सोमा क्लोन्स होते हैं। अब सोमा क्लोन्स बनाने का फ़ायदा ये है कि अगर पेरेंट के अंदर में कुछ डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स हैं, बेनिफिशियल कैरेक्टर्स हैं, तो सारे के सारे प्रोजेनी के अंदर वो कैरेक्टर्स पास ऑन हो जाएंगे। तो सोमा क्लोन वेरिएशन। लास्ट जो बेनिफिट आता है प्लांट टिश्यू कल्चर का, वो है डिजीज फ्री प्लांट। हम जो नई प्रोजेनी प्लांट्स बना रहे हैं वो डिजीज फ्री प्लांट्स बनाए जा सकते हैं। भले से जो हमारा पेरेंट प्लांट हो अगर वो डिजीज्ड भी है तो भी हम डिजीज फ्री प्लांट जनरेट कर सकते हैं। अब ऐसा कैसे होगा? डिजीज फ्री प्लांट फ्रॉम डिजीज्ड पेरेंट। अगर पेरेंट डिजीज है भी तो भी नए प्लांट्स डिजीज फ्री बनाए जा सकते। कैसे होगा ये देखिए। मान लीजिए इस प्लांट के अंदर में किसी पार्ट में इसके डिजीज है, इसके लीफ में डिजीज है, या फिर हो सकता है इसके स्टेम में डिजीज है, या इसके रूट में डिजीज है। तो अगर डिजीज्ड है यहाँ पर तो हम डिजीज फ्री प्लांट कैसे बना सकते हैं? अगर ऐसी कंडीशन है तो हमें जो सेल यूज़ करने हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेम के यूज़ करिए। आपको मालूम है मेरिस्टेम के सेल्स की प्रॉपर्टी होती है कॉन्टिन्यूस डिवीजन, और जो सेल कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं, हर समय नए नए सेल बना रहे हैं, तो जो नए सेल बनते हैं वो तो डिजीज़ फ्री होंगे। डिजीज़ तो परमानेंट सेल में कुछ देर बाद ही लगेगी। तो अगर हम यहाँ से सेल उठाएं, ऐसा पेरेंट जिसकी पूरी बॉडी डिजीज्ड भी है, लेकिन अगर हम मेरिस्टेमेटिक सेल उठा रहे हैं और इसको यूज़ करके टिश्यू कल्चर करवा रहे हैं और टिश्यू कल्चर की मदद से नए प्लांट्स बना रहे हैं, तो वो जितने भी प्रोजेनी प्लांट्स बनेंगे, नए प्लांट्स बनेंगे, वो सब कैसे होंगे? डिजीज़ फ्री। तो ये भी टिश्यू कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। अब टिश्यू कल्चर के अभी तक हमने बेनिफिट्स देखे हैं, लेकिन टिश्यू कल्चर का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो है कि उसके अंदर में कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा है। जैसा कि जैसा पेरेंट है एग्जैक्ट सारे के सारे जो प्रोजेनी आने वाले हैं, जो नए प्लांट्स आने वाले हैं, वो एग्जैक्ट कॉपी होंगे पेरेंट्स की। तो अगर हमें डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स चाहिए हो तो वो इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? हमने तो बोला था कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट में हम डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स को बढ़ाते हैं, तो वो कैसे करने वाले हैं टिश्यू कल्चर में? तो उसके लिए हमें टिश्यू कल्चर के में कुछ एडिशनल स्टेप्स ऐड करने पड़ते हैं, कुछ एडिशनल स्टेप, एडिशनल पाथ पे जाना पड़ता है। अब जो एडिशनल इस पाथवे क्या है? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। टिश्यू कल्चर का ही एक पार्ट होता है जिसका नाम है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कैसे किया जाएगा? क्या होता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है सेल को आर्टिफिशियली फ्यूजन करवाना।
हम कहीं पर भी फ्यूजन कराते हैं सेल्स का आर्टिफिशियली तो उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन ये सोमैटिक क्या है? देखिए, हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर में 2 टाइप के सेल्स होते हैं। एक तो जर्म सेल्स या फिर सेक्स सेल्स, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट काम करते हैं, जैसे कि हमारे गैमीट्स हो गए, वो जर्म सेल्स हैं। जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं प्लांट के अंदर में, वो सेक्स सेल हो गए, जर्म सेल्स हो गए। लेकिन बाकी इनके अलावा जितने भी सेल्स होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, वो सब कैसे होते हैं? सोमैटिक सेल्स। जैसे हमारे स्किन का सेल है सोमैटिक सेल, मसल का सेल है सोमैटिक सेल। प्लांट के अंदर में बात करें तो गैमीट्स और स्पोर को छोड़ के, सेक्सुअल स्पोर को छोड़ के सारे सेल्स कैसे हैं? सोमैटिक सेल्स। तो अगर हम सोमैटिक सेल्स को डायरेक्टली फ्यूज करा दें तो उसी को बोला जाता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन को यूज़ करके कैसे हम टिश्यू कल्चर से नए प्लांट वैरायटीज़ जनरेट कर सकते हैं वो समझिए। यहाँ पे 2 प्लांट्स बना लेते हैं। एक ये पेरेंट प्लांट है और एक यहाँ पे प्लांट बना लेते हैं दूसरे कलर से। इन दोनों के जो डिजायर्ड कैरेक्टर हैं वो हमें मिक्स करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका कोई सोमैटिक सेल ले लेंगे, कोई सा भी सोमैटिक सेल, मान लीजिए इसका मीजोफिल सेल उठा लिया, और इसका भी सोमैटिक सेल उठा लेंगे। अब कोई भी सेल होता है प्लांट सेल, उसके पास में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो समझिए। सबसे ऊपर उसके पास में सेल वॉल होती है, ये हो गई इसकी सेल वॉल। सेल वॉल के नीचे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सबसे अंदर साइड पे प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। तो इसको हम न्यूक्लियस, तो क्योंकि दोनों का अलग अलग ही होगा, ये। अब हमें इनको कराना है फ्यूजन। अच्छा, फ्यूजन करवाने के लिए ये जो इनके ऊपर में सेल वॉल की कवरिंग है, सेल वॉल के रहते ये दोनों सेल कभी भी आपस में फ्यूज नहीं कर सकते, तो इन सेल वॉल को करना पड़ेगा रिमूव। अब सेल वॉल को रिमूव करने के लिए हम सेल्यूलेज एंजाइम का यूज़ करेंगे, साथ में पेक्टिनेज एंजाइम का यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा, सेल वॉल लूज हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही सेल वॉल ख़त्म होगी तो बचेगा क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में इनके न्यूक्लियस। इस तरह के सेल जिसमें से सेल वॉल हटा दी गई हो, इनको क्या बुलाया जाता है? प्रोटोप्लास्ट। तो ये 2 प्रोटोप्लास्ट हैं जिनको हम क्या करने वाले हैं? फ्यूज। जैसे ही हम प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करेंगे, अब प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करके हम क्या बनाएंगे? इस तरह का एक हेट्रोकैरियन कंडीशन। तो ये कौन सी कंडीशन बन गई अब? हेट्रोकैरियन कंडीशन। ठीक है। अब लेकिन यहां पे ये समझना होगा कि सारे के सारे सेल्स आपस में फ्यूज नहीं करेंगे, यानी कि एक दूसरे के साथ में फ्यूज नहीं करेंगे। फ्यूजन कैसे करवाते हैं हम दोनों के दोनों सेल्स को एक कल्चर प्लेट पे ऐसे डाल देते हैं। यहाँ पे हम सारे सेल्स, मान लीजिए ये अलग अलग तरह के सेल बना दिए हैं, और फिर इनको इलेक्ट्रिक फ्यूजन वगैरह की मदद से फ्यूज करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो सारे के सारे सेल्स एक दूसरे के साथ में ही फ्यूज करें ये ज़रूरी नहीं है। 2 और तरह का फ्यूजन भी होता है। हो सकता है कि 2 सेम टाइप के सेल्स फ्यूज कर जाएं, तो ऐसी कंडीशन में बनते हैं होमोकैरियन। होमोकैरियन किसी काम के नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 2 सेम टाइप के सेल का फ्यूजन हो गया है। इसी तरह से कुछ ऐसे सेल्स भी
इस ऐसा फ्यूजन भी देखने को मिलता है जहां पे सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है, न्यूक्लियस एक ही सेल का प्रेजेंट होता है। मान लीजिए इन दोनों का साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया, लेकिन न्यूक्लियस किसी एक का ही प्रेजेंट है। मान लीजिए ये जो फ्यूजन हुआ है इसमें न्यूक्लियस या तो इसका प्रेजेंट है और या तो फिर इसका प्रेजेंट है। इस तरह का फ्यूजन जब होता है तो ऐसे सेल को बुलाया जाता है साइब्रिड, यानी कि साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज हुए हैं, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए हैं। ये भी हमारे अभी किसी काम का नहीं है, ये भी हमारे किसी काम का भी नहीं है। ये अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जहाँ पे काम आते हैं, लेकिन अभी हमें कोई काम के नहीं है। हमारे लिए सिर्फ हेट्रोकैरियोन काम का है। अब इस हेट्रोकैरियोन के अंदर में दोनों न्यूक्लियस जो है वो आपस में फ्यूज करेंगे, और जब दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे तो एक ही न्यूक्लियस बचेगा, और जब एक न्यूक्लियस बचता है तो उस तरह के सेल को बुलाया जाता है सिनकैरियोन। तो ये जो सेल है इसको बुलाया जाता है सिनकैरियोन। अब इस सिनकैरियोन, ये जो नया सेल बना है, इसी को हम यूज करेंगे और इसको कल्चर करेंगे यूजिंग टिश्यू कल्चर मीडिया। तो जो टिश्यू कल्चर हमने ऊपर समझाया है कि इसको मीडिया में डालेंगे, मीडिया में ये ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा और बना देगा एक कैलस को प्रोलिफरेट करवाएंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस करवाएंगे, उसमें टिश्यूट और रूट इंड्यूस करवाएंगे और फिर उससे नया प्लांट बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए डायरेक्टली हमने इनके सोमैटिक सेल्स को उठा करके फ्यूज करवा के एक नया टाइप का वैरायटी प्रोड्यूस कर ली है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का इतना बेनिफिट क्यों है? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन साल के किसी भी टाइम की जा सकती है, बिकॉज हमें यहाँ पर गैमीट की ज़रूरत नहीं है, हमें रिप्रोडक्टिव सेल की ज़रूरत नहीं है, हम तो किसी भी सेल से करवा लेंगे। तो ये हो गया सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बाद आती है तीसरी टाइप ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट मेथड, जिसका नाम है RDT मेथड। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हम डायरेक्टली जो बेनिफिशियल जीन है, मान लीजिए ये एक प्लांट का डीएनए है, ये हमने आइसोलेट कर लिया, और इस प्लांट के डीएनए का कुछ पोर्शन हमें, मान लीजिए इतना पोर्शन हमें इंट्रोड्यूस करवाना है दूसरे प्लांट के अंदर में, क्योंकि ये जो पोर्शन है डीएनए का, ये एक बेनिफिशियल जीन है, एक बेनिफिशियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। तो इसको हमने डायरेक्टली इंसर्ट कर दिया प्लांट के एम्ब्रियो में, और जब ये एम्ब्रियो में हमने प्लांट के इंट्रोड्यूस कर दिया तो जो नया प्लांट अब बनेगा वो प्लांट कैसा होगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। इसको बुलाते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो हम आज के टाइम पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से डायरेक्टली क्रॉप इंप्रूव कर सकते हैं, जिसमें बेनिफिशियल जीन डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं प्लांट्स के अंदर में। तो ये 3 मेथड्स हो गए क्रॉप इंप्रूवमेंट के।